For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। सो आगे की एक्टिविटी 1.2 और 1.3 हमें परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस क्लास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पढ़े हो, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं। सो यहाँ जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आपका पीरियोडिक टेबल का एक डेमो है। सो यहाँ पहला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। ये आपका होता है एस ब्लॉक। इसके बाद यहां ये जो पोर्शन होता है पूरा, यहां से यहां तक ये होता है आपका पी ब्लॉक। इसके बाद यहां जो होते हैं, यहां पी ब्लॉक के बाद यहां आपका होता है डी ब्लॉक और नीचे दो बॉक्स होते हैं जिसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो इनको ब्लॉक्स में क्यों बांटा गया है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उनका जो ऑर्बिट है या उनका जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है उस हिसाब से इनको एस, पी, डी और एफ इनमें बांटा गया है। अब आप यहां इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। सो पहला जो है एस, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी रखने की होती है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वहां लिखी है। एस में या तो एक रहेगा या मैक्सिमम कितना रह सकता है 2। यहां एक इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब है कि वो स्टेबल है, मतलब आधा भरा हुआ स्टेबल हो सकता है या पूरा भरा हुआ। तो यहां हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है और हीलियम कितने लेता है? 2। इसलिए पहले एस की कैपेसिटी या तो 1 है या फिर कितनी है? 2। इसके बाद पी ब्लॉक आता है, उसमें टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स है। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 6 और उसका आधा 3। तो ये 3 पर स्टेबल हो सकता है या फिर 6 पर। अगला है डी ब्लॉक, जिसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की और वो आधा यानी 5 भरे हुए इलेक्ट्रॉन पर भी वो स्टेबल हो सकता है। अगला है एफ ब्लॉक, जो कि यहां होता है। जैसे यहां समझिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड रखा हुआ है और उस ड्रॉर को हम जब ओपन करें, ड्रॉर जिस तरह होता है, अगर हम उसको बाहर निकालें तो उसके अंदर क्या होते हैं? ब्लॉक्स बने होते हैं। सो ये जो 2 ब्लॉक्स है यानी एफ ब्लॉक, वो यहां पर रखे हुए हैं अंदर। रीजन सभी का एटॉमिक नंबर जो कैसा है या एटॉमिक मास जो है वो प्रॉपर्टीज है लगभग एक जैसी है, इसलिए सारे के सारे 14 एलिमेंट्स को इन 2 जगह पर रखा हुआ है। इस ड्रॉर को अगर हम ओपन करेंगे तो हमें एफ ब्लॉक मिलता है। इस एफ ब्लॉक के अंदर कितने? 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 या तो मैक्सिमम है या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7, वो 7 इलेक्ट्रॉन रखकर भी क्या हो सकता है? वो सेटिस्फाइड हो सकता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन आधे भरे और पूरे भरे के लिए, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी है 2, रख सकता है A। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिकल, यानी अगर पीरियड के हिसाब से हम जाते हैं तो यहां पर 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले पीरियड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर पहले पीरियड में यहां एक ही आ सकता है। मैक्सिमम कितने? यहां जो, अगर आप यहां एंडिंग वाले का काउंट करोगे तो आपको पता चलेंगे कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। सो यहां पर कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा देखते हैं 1 2 और ये 6 कितने हो गए? 8। तो यहां पर 8 आएंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये सेकंड और थर्ड ब्लॉक ये दोनों एक जैसे, यहां 2 एलिमेंट है और यहां 6 एलिमेंट है, तो दोनों में कितना आ सकता है? 8। इसलिए आप लिखते समय जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? 2 8 8। अगला जब आप 4th और 5th में जाते हो, यानी 4th पीरियड और 5th पीरियड, तो यहां होते हैं 2, बीच में डी में होते हैं 10 और यहां होते हैं 6। टोटल अगर करेंगे तो उनका होता है 18। तो 4 और 5th ब्लॉक में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 18 18 यहां लिखा जाता है। अगला यहां पर 2, बीच में 10 और पी में 6, साथ साथ में यहां जो 2 ड्रॉअर बने हैं उनमें कितने होते हैं? 14 14, यानी लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कितने हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स है। तो इनको भी इनके अंदर ऐड करें कितना होता है? 32 एंड 32। सो अगर टोटल ऐड करते हैं 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट्स तो वहां पर 32 एलिमेंट्स है और वही उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो सो 2
8 8 18 18 32 32 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको आप व्हील में समझिए, ये है आपका न्यूक्लियस और ये पहला पीरियड है जहां पर एस ब्लॉक है और उसमें आपको 2 एलिमेंट रखने हैं, सो ये मैक्सिमम 2। उसके बाद दूसरे में 8, फिर 18 18 32 32 करते हुए ये 7 पीरियड आपके तैयार होते हैं। सो यहां पर मैं और ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस तरह के 7 पीरियड्स होते हैं। इस तरह के अंदर उनके एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 और 32 के फॉर्म में होता है। और अगर आगे की क्लास में आप जाते हो, जैसे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अकॉर्डिंग टू पीरियड्स और अकॉर्डिंग टू यहाँ पीरियोडिक टेबल मैंने शो किया है। आगे अगर हायर क्लास में आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है, एस एस पी एस पी एस डी पी, यानी मैं सिर्फ पीरियड से नाम बता रहा हूं जो सीरियल नंबर से आ रहे हैं, एस एस पी एस पी, फिर एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने यहां बताए हैं मैक्सिमम तो 2 2 इस तरह से रख सकते हैं। अब मैं इनको यहां पर पीरियोडिक टेबल में आपको शो करके बताता हूं कि कैसे होते हैं। यहां 1s2 लिखा है, मतलब ये पहला वाला ये 1s1 है, यानी हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और ये जो हमारा ब्लॉक है ये 1s2 है। मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं पहला पीरियड। नंबर क्या शो करता है, इसको पढ़ते समय अगर मैंने यहां लिखा है 1s2 तो ये जो 1 है ये बताता है पीरियड को, ये जो s है ये बताता है ब्लॉक को, और ये पोजीशन बताता है उसकी कौन से नंबर पर है, सेकंड या फर्स्ट नंबर पर। यहां पर और यहां पर अगर आप देखोगे 1s2 तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो उनकी जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब नहीं है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 1s1 दिखाता है, लेकिन हाइड्रोजन की मैक्सिमम जो क्वालिटी है वो हेलोजन से मिलती है, उसके बावजूद भी इसको यहाँ रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 1s1 होता है और इसका 1s2 होता है, तो ये कहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इसके ठीक बाजू में, बट ये दोनों यानी हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में स्टेबल नहीं है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, जैसे ये 1s2 की पोजीशन होगी, उसके बाद 2s2, तो ये कैसे जाता है। सो ये पहला 1s2 हो गया, उसके बाद 2s2, यहां पर 2s1 होता है, ये 2s2 होता है, मतलब सेकंड पीरियड एस ब्लॉक सेकंड वाला एलिमेंट, या उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सो सेकंड पीरियड एस ब्लॉक सेकंड एलिमेंट। इसके बाद बीच में डी ब्लॉक खाली है, तो देखो इसके बाद डी ब्लॉक खाली है, कौन सा आ गया, डायरेक्ट 2p आ गया, तो यहां पर 2p1 2p2 2p3 ऐसे करते हुए ये आता है 2p6 तक। सेकंड पीरियड p ब्लॉक छठवां एलिमेंट। इसके बाद 3s2 और 3p6 है, तो ये जो पोजीशन है आपकी ये 3s1 3s2 और फिर यहां पर फिर से 3p1 से लेकर तो यहां पर 3p6। तो पहले इसमें कौन सा ब्लॉक आता है, सिर्फ s, सेकंड इसमें s एंड p। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, sdp मैंने पढ़ाया है, 4s2 3d10 एंड 4p6। तो ये देखिए ये फोर्थ है, 4s1 4p6, लेकिन ये जो है ये तीसरा ब्लॉक होता है, ये जो d है ये 3d से चालू होता है, सो यहां पर 3d1 से लेके तो 3d10 तक रहते हैं, तो देखिए 3d10। अगेन ये d खत्म होने के बाद यहां पर 4p1 से चालू होकर यहां पर रहेगा 4p6। इसके बाद कंटिन्यू होता है 5s2 4d10 एंड 5p6। तो यहां पर जैसा मैंने यहां बताया वहां पर भी उसी तरह से एलिमेंट रहते हैं। अगला है 6s2 4p14, तो वो कैसे होते हैं, तो यहां पर पहले s ब्लॉक शुरू होगा, उसके बाद इस डब्बे में पहले क्या होगा f शुरू होगा और उसके बाद ये d, इसीलिए s f d p पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन हायर क्लास, यानी आप 10 के बाद इमीडिएटली कहां जाओगे 11th में, और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिमेंबर करना होगा। सो यहां पर s
P, D और F ब्लॉक को इस तरह से अरेंज किया जाता है और ये जो नंबर्स है ये नंबर्स उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 7s2 कहूं, जिसका मतलब है 7 पीरियड, तो मैं 7 पीरियड में आ गया। S मींस S ब्लॉक, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी यहां पर जो एलिमेंट होगा। अगर यहां पर 1 है 7s1, तो 7th पीरियड S ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिलहाल आपको सिर्फ 2, 8, 8, 18 तक ही पढ़ना है, ये आगे हायर जो ऑर्डर है ये आपके इसमें नहीं है। फिलहाल के लिए आपके बुक में सिर्फ 2, 8, 8 और 18 तक के ही एलिमेंट्स के बारे में दिया गया है। तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो टोटल एलिमेंट्स है किस तरह से वहां अरेंज किए गए हैं, यहां पर ब्लॉक्स किस तरह से है, SFDP कैसे है, तो मैंने अभी बताया S, फिर यहाँ F, फिर ये D और ये P। तो यहां पर ब्लॉक्स किस तरह से है, ब्लॉक के ऊपर लिखे हुए नंबर उनमें एलिमेंट्स को दिखाते हैं कि अगर जैसे मैंने 1s2 लिखा है, यानी पहला पीरियड S ब्लॉक और सेकंड एलिमेंट, तो यहां पर सेकंड एलिमेंट यानी कि हीलियम के बारे में वहां पर बात की जा रही है। सो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट की पोजीशन भी बता सकते हो। और अगर आपको नंबर दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलते हैं क्लोरीन 17 दिया हुआ है, Cl17, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले टूटता है 2 में, उसके बाद 8, कितने हो गए यहां तक 10, कितने रिमेनिंग है 7, 2, 8, 7, तो ये 10 हो गए और ये 7 यानी कहां पर आ गया है वो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले ब्लॉक में, सॉरी थर्ड पीरियड में। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो यहां देखते हैं 1, 2, 3, थर्ड में 7वें नंबर पे जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी क्लोरीन कहां होगा, P ब्लॉक में, यहां पे Cl17। इसके बाद क्या आता है, आर्गन 18। सो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये पढ़ाने के लिए रीजन ये है कि आपका जो 1.3 एक्टिविटी है और 1.2 एक्टिविटी जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको रिएक्शंस करवानी है या इनके कारण जो चार्ज क्रिएट होता है वो, जैसे कि अभी मैं यहां पर बताता हूं 288 ये कंप्लीट भरे हुए हैं, इसलिए यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है वो किसी को ना डोनेट करता है ना गेन करता है। लेकिन यहाँ क्लोरीन जो है उसका सेटिस्फाइड नहीं हुआ है ब्लॉक, कितने चाहिए उसको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पे, और वहां कितना है 7, तो एक कम है, कितना है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा, हमेशा गेन करने की कोशिश करेगा। इसमें एक ऐड होगा, अगर ये बाहर से लेता है तो उसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज। जब हम किसी से कुछ लेते हैं यानी वो क्या होता है, कर्ज, और कर्ज को क्या करते हैं हम, ऋण, ऋण को इंग्लिश में कहते हैं माइनस, सो वहां पर माइनस चार्ज आता है। और अगर हम किसी को डोनेट करते देते हैं, अगर ये किसी को डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम अगर सोडियम यहां लेते हैं, इसका होता है 11, 2, 8, 1। ऑब्वियसली यहां पर 8 की जरूरत है, लेकिन 7 लेने से अच्छा 1 देना इजी होगा, तो ये क्या करेगा, देगा, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेन टॉपिक, कि आपको ये जो सारा पढ़ना है, इसके बाद एलिमेंट्स के ऊपर जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा रहते हैं उतना उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। आई होप कि आप ये पूरा जो है वो समझ चुके होंगे। सो अब हम लेते हैं एक्टिविटी 1.2। तो एक्टिविटी 1.2 लेते हैं जो आपके बुक में दी है। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और फिर क्या होता है, सो ये दोनों केमिकल लेने हैं और फिर उसके साथ क्या होता है वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम केमिकल की रिएक्शन देख लेते हैं, वो किस तरह से फॉर्म हो गए, उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लीड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 कंपाउंड है। अगर हम PbNO3 को देखते हैं तो यहाँ
लीड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आखिर में फॉर्म होते कैसे? सबसे पहले लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3, हम इसको फॉर्म करते हैं, फिर पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki को फॉर्म करते हैं। Pb का जो एटॉमिक नंबर है वो 82 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 और यहाँ 32 होते हैं, बट कितने हैं? 28। आखिरी जो उसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं Pb के वो 6p2 के अंदर जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P में 2 या 3 या उससे ज्यादा रखने की कैपेसिटी, 3 में वो आधा भरा होता है या 6 में वो पूरा भरा होता है, बट यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको खाली करके क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आएगा +2। नेक्स्ट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलाकर क्या बनाने वाले हैं? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट कैसा बनता है? सबसे पहले नाइट्रोजन के अंदर 7 है, यहां पर 2 और 5। अब आखिरी में उसके 3 इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन कर सकता है या 5 डोनेट कर सकता है। तो नाइट्रोजन की दोनों कंडीशन यहां पर स्टेबल है कि वो या तो डोनेट कर देगा या फिर वो गेन कर लेगा। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा ही -2 ये दिखाता है। सो यहां पर ऑक्सीजन का 8 है, 2,6 कितना हो गया? -2 चार्ज। अब यहाँ नाइट्रोजन जो है वो डोनेट की पोजीशन पर है, यानी पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 को सेटिस्फाइड कर लिया। अगेन दूसरी ऑक्सीजन, यहां पर भी माइनस चार्ज होता है, ये भी सेटिस्फाइड कर लिया। यहां पर कितने चार्ज है? ऑक्सीजन पर -2, उसमें से एक बॉन्ड ले लिया है, एक माइनस चार्ज बचा हुआ है, इसलिए इस पूरे कंपाउंड पे आखिरी में कितना चार्ज बचा हुआ रहता है? -1, क्योंकि ये सारे के सारे सेटिस्फाइड हो गए, ये अकेला बचा हुआ है, जिसके कारण उस पर क्या चार्ज आने वाला है? ये माइनस। तो कंपाउंड बनता है NO3 और उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। अब ये दोनों आपस में, यानी ये लीड और नाइट्रेट आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। सो Pb2 प्लस NO3 -1 दोनों रिएक्ट करेंगे, तो इनके जो ये कोएफिशिएंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं? उनको अप्लाई होते हैं, लेकिन उनका जो पावर है, सॉरी जो साइन है प्लस माइनस, वो नहीं देना होता है। तो Pb को यहाँ का 1 मिल गया और ये नाइट्रेट को इसका 2 पावर। कंपाउंड बना आपका Pb1 NO3 ट्वाइस, बट 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए PbNO3 ट्वाइस। तो किस तरह से लीड नाइट्रेट फॉर्म हुआ? अब लीड नाइट्रेट के बाद देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, यहां तक 18 कंप्लीट होता है 1। अब यहां पर 18 चाहिए और है कितने? सिर्फ 1, तो वो 17 लेने से अच्छा क्या करेगा? 1 डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद उस पर कितना आ जाएगा? +1 चार्ज। अब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 18 और यहां पर 17 चाहिए उसको 18, ताकि वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट है कितना वहां पर? 17। कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है, तो 1 लेना इजी रहेगा, लेना यानी कि कर्ज, तो -1। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसको मराठी में या हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऋण, कर्जा होता है वो। सो कर्जा को ऋण कहते हैं, ऋण को ही जो मैथ्स में है वो कौन सा साइन है? माइनस, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा? -1। अब ये दोनों कंपाउंड या दोनों जो एलिमेंट्स है आपस में रिएक्ट करेंगे। पोटेशियम +1 के चार्ज के साथ आयोडीन -1, दोनों एक दूसरे के ऊपर ये 1 अप्लाई करेंगे या यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 लिखे नहीं जाते, इसलिए क्या बनेगा? ये Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में है, और इन सॉल्यूशन फॉर्म को यहां पर इस लिक्विड फॉर्म को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन लिक्विड्स को आपस में ऐड करते हैं, यानी पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जैसे ही आप लीड नाइट्रेट को आप ड्रॉप करते हो तो रिएक्शन होती है और ये फॉर्म होता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड फॉर्म होता है। इसमें लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट जिस तरह से जैसे ही आप सॉल्यूशन के अंदर उसकी ड्रॉप को अप्लाई करते हो तो नीचे आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है? जैसे अभी आपने देखा पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट है, तो ये अल्टरनेट स्विच हो जाते हैं, यानी ये जो निगेटिव पोर्शन है वो इस पॉजिटिव Ki के पास चले जाता है और इस Pb के पास ये I चले जाता है।
इस रिएक्शन को आगे जब आप देखोगे तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। सो इस रिएक्शन को हम तब भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये बॉन्ड टूटते हैं, Pb और NO3 टॉइस ये अलग होते हैं। NO3 चला जाता है पोटेशियम के पास और आयोडाइड जो है वो Pb के पास चला जाता है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लीड आयोडाइड बनता है। इसमें से लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको उस जार के अंदर या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको मिलता है। सो ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता चला? दो सॉल्यूशन लिए और जैसे ही आपने उन दोनों लिक्विड एक जैसे ट्रांसपेरेंट व्हाइट फॉर्म में होते हैं जैसे कि पानी होता है, और जैसे ही आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको इधर साइड में क्या मिलना शुरू होता है? येलो प्रेसिपिटेट। तो जैसे कि आपके बुक में है, ये काय का एग्जांपल है चेंज इन कलर का। यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड में काय का एग्जांपल आपको दिख रहा है चेंज इन कलर। आपको येलो कलर का वहां पे प्रेसिपिटेट दिख रहा है, इसलिए चेंज इन कलर। जो एक्टिविटी 1.2 थी उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न हो रही थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी और जल के क्या बन रही थी? पाउडर। तो वहां चेंज इन स्टेट, सॉलिड स्टेट से वो काय में आ गया? पाउडर स्टेट में। अब लास्ट एक्टिविटी 1.3 है, उसके अंदर हमें और कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं हम देखते हैं। सो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युल इन अ कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। कॉशन है कि मतलब आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि उसको हैंडल करते समय, एसिड को हैंडल करते समय आपको हाथ से टच नहीं करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्युल? एक्टिविटी करने के दौरान जिंक ग्रैन्युल के साथ क्या होता है? सेकंड, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? तो क्या होता है? तो ये आपकी एक्टिविटी है। यहाँ डायग्राम में मैंने एडिशनल ये थीसन फनेल लगाई है और ये जो कलेक्टिंग गैस है हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो मेथड है ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने की मेथड भी हो सकती है। सबसे पहले ये जो जिंक ग्रैन्युल्स है इनको लिया जाता है, उसके बाद ये अरेंजमेंट करने के बाद ऊपर से इसके अंदर कोनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में से कोई एक, ऑब्लिक लियर्स का मतलब दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वो जो H2SO4 है वो आप इसके अंदर ऐड करते हो। सो इन जिंक ग्रैन्युल के साथ रिएक्शन होती है, यहां से डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं बबल निकलना। बबल जैसे आपके उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जिंक ग्रैन्युल के साथ क्या होता है, तो इनके अराउंड यहां से क्या निकलना शुरू होते हैं? बबल्स। वो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के और उसको कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडली उसमें पूछा गया है कि कोनिकल फ्लास्क या अगर आप टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब का क्या हाल होता है? सो जैसा कि आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस जो है वो खुद जलती है, इट बर्न इटसेल्फ। तो ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये खुद ही गर्म आने लग जाता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन किस तरह से होती है? सो Zn+ अगर आप HCl ले रहे हो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो दोनों भी डाइल्यूट लेना है। Zn+ HCl रिएक्शन होती है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब वहां पर देखिए क्लोरीन 2 है, सेटिस्फाइड करने के लिए 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाते हो तो Zn+ H2SO4 रिएक्शन होगी, फिर से अपोजिट जो पोल्स होते हैं, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, Zn ऑल्सो पॉजिटिव है इस कंडीशन में। SO4 ट्रांसफर होगा Zn के पास, ZnSO4 यानी जिंक सल्फाइड बनाएगा और आगे बचेगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह की रिएक्शन होती है और रिएक्शन के दौरान सबसे पहले यहां से गैस के बबल्स निकलते हैं, दूसरा इस कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आपने 4 एक्सपेरिमेंट देखे। पहला मैग्नीशियम रिबन को जलाया आपने, सेकंड इसमें PbNO3 और Ki की रिएक्शन देखी, और थर्ड हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आपने यहाँ 2 चेंजेस जो हो रहे हैं वो देखे। इन सारे चेंजेस से आपको पता चला फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आपको पता चला कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो मे बी पॉसिबली 4 कंडीशन तो आपको हमेशा दिखाई देगी। पहली, चेंज इन स्टेट, जैसे जो मैग्नीशियम रिबन थी वो सॉलिड फॉर्म से काय में कन्वर्ट हो गई, वो पाउडर फॉर्म में, सो वहां पर चेंज इन स्टेट हुआ। सेकंड, चेंज इन कलर, PbNO3 PbI2 में कन्वर्ट हो गया और उसका येलो प्रेसिपिटेट मिला, यानी कि कलर वहां पर चेंज होते हुए दिख रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां जैसे ही ये लिक्विड इस जिंक ग्रैन्युल के ऊपर डाले गए, ये जो एसिड है, यहां गैस निकलना शुरू हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड,
इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चार चीज होगी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज होगी, या फिर कोई नया प्रोडक्ट के तौर पर गैस या कोई और चीज निकल सकती है। जैसे आप कचरा जलाते हो तो कचरा तो जलता है, लेकिन साथ साथ में उसके साथ बहुत सारी अनवांटेड गैसेस भी निकलती है, तो वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। किचन में बहुत सारी चीजें पकाई जाती है, जैसे कि नॉर्मली आप अगर सब्जी कुक करते हो, सो कुक करने के पहले उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन अब जब इंग्रेडिएंट उसके अंदर पड़ते हैं तो उसके अंदर से स्मेल क्रिएट होती है। स्मेल यानी कि एक प्रकार से गैस है, तो वहां पर और उस सब्जी का टेम्परेचर भी आप जो बढ़ाते हो या उसको प्रोवाइड करते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो स्मेल निकलना यानी इवेल्युएशन ऑफ गैस, और उस सब्जी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, जिसके कारण वो कुक होती है। तो ये सारे एग्जांपल है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर पॉसिबल हो। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. अगर आप आपके आजू बाजू भी ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन है आपको दिखाई देगी। जैसे एक रिएक्शन आपके बॉडी के साथ होती है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, पसीना निकलता है। सो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो फिलहाल ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का ही एक नमूना था जो मैंने करके दिखाया है। आगे इस चैप्टर के अंदर आपको वर्डिंग में और वर्डिंग के साथ साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों रिएक्शन पढ़नी है, साथ में इन इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखना है। सो आई होप कि आज जो पढ़ाया हुआ जो पोर्शन है आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे जो टॉपिक लेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। तो तब तक के लिए आज जो पढ़ाया हुआ है उसको आप अच्छी तरह से बार बार पढ़िए, ताकि ये जो पोर्शन है वो आपको आगे काम आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.